नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज आपके लिए मैं लाया हूं कोणीय त्वरण। फ्रेंड्स, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या है, तो फ्रेंड्स उसको आप की पॉइंट कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। लेकिन बस उस छोटी सी एक चीज को दिए आप याद रखेंगे तो फिर ये समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। अब वो छोटी सी चीज क्या है, तो वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर है, मतलब समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी का नाम है त्वरण। तो अब इसमें आ गया शब्द कोणीय। तो जो वेग में परिवर्तन था अब वो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन। तो बस बन गई डेफिनेशन। तो आप जब वृत्तीय गति में होंगे तो जो वस्तु वृत्तीय गति कर रही है समय के साथ उसके कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर है, अर्थात समय के साथ उसके कोणीय वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी का नाम है कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको दर्शाते किससे हैं, अल्फा से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, त्वरण का फॉर्मूला हमारा होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। ये कोणीय शब्द आ गया तो ये भी कोणीय शब्द आ गया, तो कोणीय त्वरण बन गया कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब ये डेफिनेशन हो गई, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब ये अदिश राशि या सदिश, वेक्टर या स्केलर, सोचिए कैसे पता चलता है। जी हाँ, फॉर्मूले से। आप देखो फॉर्मूले में ऊपर है कोणीय वेग और नीचे है समय। समय तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये जो कोणीय वेग है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो किसी सदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगा दीजिए, आंसर सदिश राशि ही प्राप्त होगा। तो इसलिए कोणीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। अब अगर ये सदिश है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इसके सदिश होने के पीछे का जो कारण है वो कोणीय वेग में परिवर्तन है। तो जो कोणीय त्वरण की डायरेक्शन है वो कोणीय वेग में परिवर्तन की डायरेक्शन ही तो होगी ना। तो इसकी दिशा होती है कोणीय वेग के परिवर्तन की दिशा में। अब हमको इसका मात्रक चाहिए, तो कोणीय वेग का मात्रक बटे में समय का मात्रक। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, समय अंतराल मतलब समय सेकंड, तो हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बना लीजिए इसका विमी सूत्र। रेडियन किसका है, कोण का या कोणीय विस्थापन का मात्रक। ये तो मात्रकहीन विमाहीन राशि है। तो अब इसके अपॉन में क्या बचा, सेकंड का स्क्वायर। तो m द्रव्यमान 0 हो गया, लंबाई 0 हो गई, केवल समय है, ऊपर गया तो -2 की पावर आ गई। ये बना लिया हमने सीधे मात्रक से विमी सूत्र। अब अगर आप चाहो तो इससे बनाओ फॉर्मूले से। यहां रखो आप कोणीय वेग का विमी सूत्र, क्या होगा m0 L0 t-1, नीचे समय का होगा t, ऊपर t जाएगा तो -2 हो जाएंगे। तो ये आपने कोणीय वेग की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी होना, फिर इसकी डायरेक्शन, मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां तक इतनी चीजें आप समझ गए। अब देखिए, यदि डेल टी समयांतराल में वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन डेल ओमेगा हो तो उसका कोणीय त्वरण कितना होगा। तो आप चाहे इसको कोणीय त्वरण बोल लें या औसत कोणीय त्वरण कह लें, ये होगा इस फॉर्मूले से कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब डेल ओमेगा अपॉन समय अंतराल, तो डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब अगर मान लीजिए ये जो समय अंतराल है ये बहुत कम है, अति सूक्ष्म है, अर्थात डेल टी टेंस टू 0, तो इतने कम समय अंतराल के लिए जो कोणीय त्वरण होगा उसको हम तात्कालिक कोणीय त्वरण बोलेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, अर्थात कोणीय वेग का डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर आपको ये प्राप्त होगा। अब आप औसत में और तात्कालिक में
अर्थात एवरेज में और इंस्टेंटेनियस, इन इस शब्द का मीनिंग समझ लीजिए फ्रेंड। औसत क्या चीज है? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु ने 3 घंटे तक यात्रा की या कोई वस्तु 3 घंटे तक चली, तो पूरे 3 घंटे में वो कितना चल रही है? ये जो बात हुई ये पूरे 3 घंटे की। तो आप जब पूरे 3 घंटे के लिए उसका वेग में परिवर्तन निकालेंगे और उस पूरे 3 घंटे समय से भाग लगा देंगे तो वो बनेगा आपका औसत, मतलब उस पूरे 3 घंटे का एवरेज निकल कर आएगा। लेकिन जब आपको कहा जाए कि तीसरे घंटे का बताओ, तो अब ये टोटल 3 घंटे की बात नहीं हो रही है, ये उस तीसरे घंटे की बात हो रही है। या कोई वस्तु 10 सेकंड चली तो अलग चीज है, मतलब 10 सेकंड और 10वां सेकंड, समझिए 10वें सेकंड मतलब तात्कालिक, आपको सिर्फ उस 10वें सेकंड की बात करनी है, और 10 सेकंड मतलब टोटल 10 सेकंड की। तो जब हमारे पास समयांतराल बड़ा होता है तो वहां पर औसत की बात आती है, और जब जो समयांतराल है बहुत छोटा हो जाता है तो फिर आप जो वैल्यू निकालते हैं वो तात्कालिक वैल्यू कहलाती है। अब यहां पर ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी होता है, कोणीय विस्थापन अपॉन समयांतराल। तो यदि हमको थीटा की वैल्यू दी गई है तो ओमेगा इस प्रकार निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा की वैल्यू यहां रख के हम निकालेंगे अल्फा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बना ले, तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये डी अपॉन डी टी पहले से ही है, ओमेगा क्या हो गया? डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब थीटा का 2 बार यदि आप डिफरेंशिएशन अवकलन कर देंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था आपका अल्फा, कोणीय त्वरण। अब इसमें जो एक इंपोर्टेंट चीज है जिसको मैंने यहां नोट लगाकर लिखा हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। यदि कोणीय वेग हमारा नियत नहीं है, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो जब कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तभी कोणीय त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि कोणीय त्वरण में कोणीय वेग में परिवर्तन की वैल्यू रखनी पड़ती है। यदि कोणीय वेग हमारा नियत है, कांस्टेंट है, तो परिवर्तन 0, और यदि कोणीय वेग में परिवर्तन 0 तो कोणीय त्वरण 0। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोणीय त्वरण 0 नहीं है, कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, कोणीय वेग नियत नहीं है। तो यदि कोणीय वेग नियत नहीं है तो कोणीय वेग परिवर्ती होगा और कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। अब अगर कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा तो अब आप यहां पर इस चीज को अच्छे से माइंड में रख लीजिए। यदि कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ है इसका मतलब वेग बदला है। वेग बदलने का मतलब जो वेग की डायरेक्शन है वो तो बदली ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो जो वस्तु की गति है वो कभी भी एक समान वृत्तीय गति नहीं हो सकती है। तो यदि कोणीय वेग नियत नहीं है, कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, और यदि कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा तो आप इस चीज को बिल्कुल लिख सकते हैं कि ऐसी गति एक समान वृत्तीय गति संभव नहीं है, या ये गति वृत्ति एक समान वृत्तीय गति नहीं है। क्योंकि एक समान वृत्तीय गति के लिए क्या जरूरी है? वस्तु की चाल नियत होना। चाल नियत होने का मतलब जो आपका कोणीय वेग है, उस कोणीय वेग में आपने जो थीटा अपॉन टी ये कर रखा है, तो जब डेल थीटा मतलब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ एक समान होगा तो आपका ओमेगा एक समान या नियत होगा, और थीटा समय के साथ एक समान रूप से तभी बदल सकता है जब वृत्तीय गति कर रहा हमारा कण एक नियत चाल से आगे बढ़े। यदि उसने चाल में परिवर्तन कर लिया तो समय के साथ वो समान कोणीय विस्थापन तय नहीं करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इस चीज को याद कर लीजिए कि यदि कोणीय वेग हमारा नियत है तो कोणीय त्वरण 0 है और गति आपकी एक समान वृत्ति है। लेकिन यदि कोणीय वेग नियत नहीं है तो 100% उत्पन्न होगा कोणीय त्वरण, और यदि कोणीय त्वरण उत्पन्न हो गया तो फिर आपकी जो वृत्तीय गति है वो एक समान वृत्तीय गति नहीं होगी। तो जब कोणीय वेग नियत नहीं होता है, ये कंडीशन याद करिए,
जब कोणीय वेग नियत नहीं होता है तो जो गति होती है वो एक समान वृत्तीय गति नहीं होती है। फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और फिजिक्स के बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए और अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। नमस्कार।